ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। मित्रों, आज हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू के अंतर्गत चर्चा करेंगे तुगलक वंश की। इसके पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश की चर्चा कर ली है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको उन वंशों से संबंधित जितने प्रश्न एमसीक्यू आधारित बनते हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की प्रश्न नंबर 1 से। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? विकल्प नंबर 1 गाजी मलिक, विकल्प नंबर बी मालिक काफूर, विकल्प नंबर सी जफर खां, विकल्प नंबर डी उबेग खां। अगर हम चारों विकल्पों में देखें तो विकल्प नंबर ए गाजी मलिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाजी मलिक के बारे में अगर थोड़ा हम समझें तो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस लिए? क्योंकि वह मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था और उनको बाहर खदेड़ा था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। प्रश्न नंबर 2, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? विकल्प नंबर ए तुगलक, विकल्प नंबर बी खिलजी, विकल्प नंबर सी सैयद, विकल्प नंबर डी लोधी। तो इस प्रश्न का आप उत्तर तो समझ ही गए होंगे। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 3 अगर देखें तो कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प नंबर डी रजिया बेगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वह पहला शासक था जिसने 13वीं शताब्दी में कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन पहला शासक था। प्रश्न नंबर 4 अगर देखें तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? विकल्प नंबर ए खिलजी वंश, विकल्प नंबर बी लोधी वंश, विकल्प नंबर सी दास वंश, विकल्प नंबर डी तुगलक वंश। इन चारों वंशों में जो सल्तनत काल में थे उन वंशों में से कौन सा वंश ऐसा था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो वो था विकल्प नंबर डी तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक राज किया। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। अगर इसको हम सालों में कन्वर्ट करें तो 1206 से 1290 ये लगभग हो जाता है 84 वर्ष। कितने? 84 वर्ष। अगर खिलजी वंश की चर्चा करें 1290 से 1320 तो ये कुल 30 वर्ष तक शासन किया।
अब देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526, तो 26 उधर जोड़ लें और 49 इधर जोड़ लें, तो 49 6 55 और 55 20, 55 10 65, 65 10 75 वर्ष। लोधी वंश ने कितने समय तक शासन किया? 75 वर्षों तक। अब तुगलक वंश की अगर चर्चा करें 1320 से 1412, तो 80 साल इधर जोड़ें और 12 साल उधर, 80 10 90 90 2 92। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक 92 वर्षों तक शासन किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो था कौन? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी सिकंदर लोधी। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे योग्य अगर कोई शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे विद्वान शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। प्रश्न नंबर 6। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी सिकंदर लोधी। अमीर एक कोही विभाग विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी बलबन, विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप जान ही गए हैं, विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो विकल्प नंबर ए मोहम्मद तुगलक, विकल्प नंबर बी फिरोज तुगलक, विकल्प नंबर सी अकबर, विकल्प नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का भी वही उत्तर होगा जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, विकल्प नंबर ए मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। कहाँ ले गया? विकल्प नंबर ए दौलताबाद, बी कौलिंजर, सी कन्नौज, डी लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही उत्तर है। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? विकल्प नंबर ए सुल्तान फिरोज तुगलक ने, बी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सी सुल्तान मुबारक ने, डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने किया था? विकल्प नंबर ए अकबर ने, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने, विकल्प नंबर सी बहलोल लोदी ने, विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यरूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में करवात
खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। अगर आप देखें कि दिल्ली सल्तनत में सबसे योग्य शासक कौन था? मोहम्मद तुगलक था। और कहा जाता है बहुत ही योग्य लोगों के लिए राजनीति नहीं है। आप व्यवहारिक जीवन में इसको देख सकते हैं। मोहम्मद तुगलक की कई योजनाएं फेल हो गई, उनमें से उसकी सांकेतिक मुद्रा भी एक योजना जो फेल हो गई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी बलबन, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी बहलोल लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। प्रश्न नंबर 13, इसमें कथन और कारण के प्रश्न हैं। कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। कारण क्या है? आर, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। कूट क्या है? कूट ए है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगर इन विकल्पों की बात करें तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था और इब्न बतूता द्वारा इसे दीनार कहा गया, ये बात सही है। लेकिन जो कथन के सापेक्ष कारण दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये बात गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अतः कथन ये सही है परंतु कारण आर गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? विकल्प नंबर ए फारस, विकल्प नंबर बी मोरक्को, विकल्प नंबर सी मिस्र, विकल्प नंबर डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी मोरक्को का वह यात्री था इब्न बतूता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण के प्रश्न हैं। कथन ये है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, तो ये कथन सही है। कारण क्या है यार? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। विकल्प नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। विकल्प नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। विकल्प नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासन पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया?
विकल्प नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर बी बाबर, सी अकबर, डी महमूद गजनी। तो इब्न बतूता जब आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी के बीच आया था। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 17, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? विकल्प नंबर ए महलूल लोदी, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 18 देखें, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? विकल्प नंबर ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी सुल्तान फिरोज शाह, डी जियाउद्दीन बरनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी इब्न बतूता है। इब्न बतूता डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देता है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रेहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? विकल्प नंबर ए पाटलिपुत्र में, बी राजगीर में, सी मुंगेर में, डी नालंदा में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी नालंदा। नालंदा इस प्रश्न का सही उत्तर है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 20, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? विकल्प नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा प्रथम शासक था, ऐसा प्रथम सुल्तान था जो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। प्रश्न नंबर 21, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से, यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से। तो विकल्प नंबर ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेर शाह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर इसकी व्याख्या देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी यानी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 24, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी
फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 25, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह था विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, बी फिरोज तुगलक, सी गियासुद्दीन शाह, डी बहलोल लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी फिरोज तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक वह ऐसा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि दीवाने बंदगान का गठन किस सुल्तान ने किया था? उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। आरिज विभाग का तात्पर्य दीवाने अर्ज से है। विकल्प नंबर बी, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। विकल्प नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। विकल्प नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कथन की बात करें तो विकल्प नंबर ए जो दीवाने अर्ज है ये गलत है। विकल्प नंबर बी, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये भी गलत है क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। विकल्प नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और विकल्प नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की, तो दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाला कोई और नहीं बल्कि बलबन था। बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। अगर दूसरे कथन की चर्चा कर लें तो घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। विकल्प नंबर अगर सी की चर्चा करें तो मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। यहाँ चचेरा भाई है, वहाँ कहा गया था उसके चाचा को। तो 1351 से 1388 के बीच में उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। और विकल्प नंबर अगर डी की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था, अतः विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। तो अगर दीवाने बंदगान की बात करें तो दीवाने बंदगान की रचना करने वाला, दीवाने बंदगान की स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। प्रश्न नंबर 28, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए बिजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो पहली बार सिंचाई कर लगाया, तो वो था फिरोज तुगलक और सिंचाई कर का नाम था हक-ए-सर्व। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। विकल्प नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, विकल्प नंबर बी इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी बलबन, विकल्प नंबर डी सिकंदर लोदी, विकल्प नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। हक-ए-सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है डी है फिरोज तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी फिरोज तुगलक, विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी फिरोज तुगलक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था और मुस्लिमों पर ज़कात कर लगाया जाता था, लेकिन जो जजिया कर लगाया जाता था उसमें ब्राह्मणों को छूट मिलती थी, लेकिन फिरोज तुगलक ने ये छूट हटा दिया। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? विकल्प नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। प्रश्न नंबर 34। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गोरी, डी सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब अम्बाला जिले में जो स्थित है, से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? विकल्प नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी फिरोज तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे कि उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37।
राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी फिरोज तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? विकल्प नंबर ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी एक खैराती अस्पताल था। प्रश्न नंबर 39। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? विकल्प नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक शहादुती, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी नुसरत शाह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी नासिरुद्दीन महमूद। विकल्प नंबर सी नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा कि जौनपुर की जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी तो उस समय दिल्ली सल्तनत में शासन कौन कर रहा था? तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासन कर रहा था। पंजाब का सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर का जो भारत आक्रमण था किसके शासनकाल में था? वो था नासिरुद्दीन महमूद के समय। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखें तो जो सही उत्तर होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे हैं कि नासिरुद्दीन महमूद के समय मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद विकल्प में चारों विकल्पों में नहीं है। तो इस प्रकार यह प्रश्न विवादित है और इसका उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिजर खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपरोक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 41। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? विकल्प नंबर ए 1210, बी 1398, सी 1492, डी 1526। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी 1398। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? विकल्प नंबर ए लोदी वंश, विकल्प नंबर ए लोदी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिजर खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। विकल्प नंबर 1 रुकनुद्दीन, बी मुबारक खान, सी फिरोज शाह तुगलक, डी आलम शाह। अब इसमें देखें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी 1 2 3 4, यानी क्रमबद्ध ही है 1 2 3 4। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। रुकनुद्दीन का समय है 1236 ईस्वी,
मुबारक खान का समय है 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक का समय है 1351 से 1388 और आलम शाह का समय है 1445 से 1451। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप ऐसे ही वीडियो को पसंद करते हैं जिसमें आपकी जो तैयारी है वो लगातार चलती रहे और आपका अभ्यास भी होता रहे, तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।